हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज हम हिंदी साहित्य की तैयारी करते हुए भाषा से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आए हुए हैं और इन 50 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी आप सभी के समक्ष रखते हुए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इसका उत्तर पहले से ही ज्ञात होगा। आपको इसका उत्तर अगर ज्ञात हो फिर भी यह प्रश्नोत्तरी आप अटेम्प्ट करिए, इस प्रश्नोत्तरी को दीजिए और बताइए कि इसमें से कितने उत्तर आपके सही हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से ज्ञात हो तो पहले इसको पॉज करिए वीडियो को और अब कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखिए कि 50 में से आपके कितने सही हुए, ये ज़रूर बताइए। उसी हिसाब से हमें लगेगा कि हमारी तैयारी का क्या लेवल है। तो भाषा से संबंधित पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आंसर बताती हूँ, वैदिक संस्कृत है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध हैं? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। तीसरा प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप पूछा है तो मौखिक है। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 19वीं शताब्दी, सभी को पता होगा। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब माना गया? तो ये सभी को पता होगा। सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जब तक मैं आपको विकल्प बता। आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। छठा प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सभी को पता होगा, सरस्वती में। सातवां प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत की हिंदी खड़ी बोली में दक्षिणी हिंदी में विकसित हुई। दक्षिण हिंदी में मत लिख देना, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी हिंदी में। इसमें दो बार आंसर है, नहीं, दक्षिणी हिंदी में, ठीक है। उसके बाद में है कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। मध्यकाल मतलब कि भक्तिकाल, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? 343, सभी को पता होगा। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं? तो ब्रजभाषा और अवधी किस काल की है? तो ब्रज और अवधी मध्यकाल की है, ठीक है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5 वर्गों में रखा जाता है। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो बुंदेली और कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी, ठीक है। 13 प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। 16वां प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। तो कौन सा तथ्य अशुद्ध है? यही है, क्योंकि भाषा सामाजिक वस्तु होती है। हमारी अगर व्यक्तिगत भाषा होगी तो हम ही अकेले समझ पाएंगे, कोई और समझ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी आती है? तो पहली लिपि जो आती है वो कौन सी आती है? पहली लिपि हमारी आती है चित्रलिपि, ठीक है। फिर उसके बाद में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कृष्ण काव्य की अपाद संपदा किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों हिंदी की बोलियों में किस वर्ग में आती हैं? तो ये सारी बोलियां जो आती हैं ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं। जो प्रश्न बहुत ईजी हैं उन पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हम किसी भी प्रश्न को इजी या कठिन या सरल की श्रेणी में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सरल प्रश्न आ जाता है तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसे गलत कर देते हैं। ऐसा बहुत बार देखा जा चुका है। तो आप सारे प्रश्न बहुत ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करिए, बहुत ईमानदारी के साथ उनका उत्तर दीजिए। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन थी? तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली फारसी थी। इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है,
मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की आती हैं? तो ये मेवाती और हड़ौती ये राजस्थानी हिंदी की आती हैं। ठीक है। फिर अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं की जो लिपि हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो आप सभी बताइए कमेंट में जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदीतर मतलब कि जहाँ हिंदी भाषा नहीं है, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। तो महाराष्ट्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वो 10 राज्यों में आते हैं। फिर उसके बाद में 27वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक की गई है? मैंने पहले पढ़ा था तो 15 वर्षों तक की गई थी, लेकिन 15 वर्षों के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1965 आना चाहिए या 14 सितंबर 1965, इस तरह से। लेकिन इसमें जो सही आंसर दिया है इस पुस्तक में वो 25 जनवरी 1964 है। सब लोग इस जो इसीलिए मैंने इस पे गोला लगाया हुआ है। सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही आंसर अगर पता हो किसी को तो बताएंगे। वैसे मैंने गूगल पे किया है, उसमें भी 1965 ही दिखा रहा है, लेकिन इसमें 25 जनवरी 1964 है। अगर कहीं किसी को 25 जनवरी 1964 प्रमाणिक रूप से आधार दिखता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद में मैं वैसे खोज रही हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं खुद कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। 28वां प्रश्न है, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिश्चित भाषा का प्रयोग होता था? तो मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा का प्रयोग साधु भाषा और टकसाली में प्रयोग होता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये देखिए, जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोई, बात अनूठी चाहिए, भाषा का को होय। यह जो पंक्तियाँ हैं यह किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं आचार्य नहीं सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह पंक्तियाँ हैं। फिर उसके बाद में 30 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सदल मिशन ने निभाई है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता दी है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थ माना गया है? अपभ्रंश के। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का शौचनीय अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? तो अर्धमागधी से। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विज्ञान में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो पाली प्राकृत भाषाएं हमारी किससे विकसित हुई हैं? हमारी पाली और प्राकृत भाषाएं ये सब वैदिक संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। उसके बाद में है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया है? तो भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी का। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। अवधी बोली का केंद्र स्थान कहाँ है? तो अवधी बोली का आपको सभी को पता होगा अयोध्या है। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ अतिरिक्त किस अर्थ में होता है खड़ी बोली का? तो दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली भाषा। आप लोग मेरी भाषा से संबंधित एक मैंने बहुत पहले वीडियोस डाली थी, आज से लगभग 2-3 साल पहले। उसमें मैंने बहुत ट्रिक के माध्यम से बताया था कि खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है। उसमें मैंने ट्रिक बनाया था रामू बीमे मुझदे, मतलब रामपुर नगर, ठीक है, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, ठीक है, मुझदे मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, सा से सहारनपुर, दे से देहरादून, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में जो, और ऐसे ही ब्रज की भी बनाई थी। आम आए काफ़ी बहगू राबधो। तो आप लोग ये सारी ट्रिक्स देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ऐसे ट्रिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या फिर किसी के पास अपनी ट्रिक हो, वो अपनी ट्रिक से बना के याद कर सकता है। 41 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं, तो देखते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो प्रथम लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था। ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो हैं वो कौन है? हेमचंद्र है? नहीं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछा है तो स्वयंभू है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, स्वयंभू ही हैं प्रथम महाकवि। इन्होंने पौम चरियो लिखी है। ठीक है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम
1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। फिर राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो संशोधन 1967 में हुआ, 67 में, 67 में। 45वां नंबर प्रश्न है, सन 1950 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 21 सदस्य थे, ठीक है। 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी, उसमें 21 सदस्य थे। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। पंडित किशोरी, ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो इन्होंने लाल युग नाम से अभिहित किया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? मतलब 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था उसको किस युग से, क्योंकि उत्तरार्ध में भारतेंदु आए थे, तो पूर्वार्ध को इन्होंने लाल युग के नाम से किया था। लाल युग कोई लल्लू लाल ही एक कवि हुए हैं पूर्वार्ध में, बाकी खड़ी बोली के नायकों में जो 4 कवि हैं, बाकी तो कोई इस तरह का कवि है नहीं। अगर आपको पता है कि इन्होंने किशोरीदास वाजपेयी ने किस कवि के नाम पर लाल युग रखा है या किस आधार पर लाल युग रखा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 48वां प्रश्न है कि किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा गया है? तो हिंदी का प्रचार युग आप सभी को पता होगा 19वीं शताब्दी को कहा गया है। मंडियाली का संबंध किससे है? तो मंडियाली का संबंध आप बताइए। मंडियाली नाम पढ़ के हम राजस्थानी के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मंडियाली ये मंडियाल क्षेत्र की बोली है और ये पहाड़ी से संबंधित है, ठीक है। पूर्वी 50वां और अंतिम प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? अवधी आती है, ठीक है। तो यहीं पर हमारे भाषा से संबंधित 50 प्रश्न पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उपयोगी लगेंगे, और अगर आपको उपयोगी लगे, इनमें से 1-2 प्रश्न भी उपयोगी लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी एक बेहतर तैयारी हो सकती है। और ऐसे ही मैं 50-50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी डालती रहूँगी, जिसका आपको फ़ायदा होगा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो और अगर ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाइए कि मुझे ऐसे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी डालना चाहिए कि नहीं। धन्यवाद आप सभी का।